चलिए क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी? ओके। निगाहें रास्ता देख रही है, आ जाओ ना। आ गया। तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं, है ना? क्या बात है, इतना बेसब्री से इंतजार। अच्छा, वीडियो चलाएंगे ही नहीं, मस्त रहो। हाँ, चलिए लास्ट पॉइंट बताइए स्टूडेंट, जल्दी से। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध लिख लिया था तो हेडिंग ही लगाया था। 18 और 21 जून दोनों लिख लिए थे। ओके, अब लिखो पहले महाराणा प्रताप वर्सेस महाराणा प्रताप वर्सेस महाराणा प्रताप वर्सेस कौन? अकबर। और अकबर से नीचे एरो निकाल कर लिख लो कौन सा सिंह? मान सिंह। लिख लिया? ओके, परिणाम छोड़ दो, कुछ भी नहीं लिखना है। अब बताओ, पहले युद्ध सुनोगे या फिर सीधा लिखोगे? सुनोगे तो पहली बात तो बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। देखो, हल्दीघाटी युद्ध से रिलेटेड काफी विद्वानों के मत भी है जिनको हमें अच्छे से समझना है ना? तो क्या मत है क्या मत नहीं है, अच्छे से देख लो और समझ लो। स्टूडेंट, कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को कहा, नहीं कहा। कुछ इतिहासकारों ने कहा इसको कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा गुंदा ही गुंदा, हाँ, गोगुंदा का युद्ध। ओके। और कुछ इतिहासकारों ने कहा हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये क्या है हल्दी घाटी का खमनोर का युद्ध? सुन लो पहले। स्टूडेंट, इस युद्ध में लड़ने आया था अकबर का एक विद्वान जिसका नाम था बदायूंनी खां। कौन था? और मैंने आपको पहले भी बताया सर, कल आपने अकबर की तरफ से भाग लेने वाले योद्धा लिखाए थे या मान सिंह के? अरे अरे, अकबर का लिखो, मान सिंह का लिखो, अकबर का ही नाम चलेगा। हाँ, अगर आपको पूछ ले कि हल्दीघाटी युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ऑप्शंस में महाराणा प्रताप, अकबर हो, और फिर ऑप्शंस में आगे महाराणा प्रताप और मान सिंह हो, तब राइट करोगे महाराणा प्रताप और मान सिंह। समझ में आया ना? पर एग्जामिनर क्या करता है, खेला खेल लेता है, मान सिंह को गायब करके क्या दे देता है? अकबर। और फिर आगे ऑप्शंस में कुछ और ही होते, तो उस दशा में हमें क्या राइट करना पड़ता है? अकबरी। तो इस बात को ध्यान रखें। तो देखो बोर्ड पर, तो इस युद्ध में था स्टूडेंट्स बदायूंनी खां। कौन था? और बदायूंनी खां जब इस युद्ध में लड़ने आया, तब याद रखना इस बदायूंनी खां ने हल्दी घाटी युद्ध का कौन सा वर्णन किया? आंखों देखा वर्णन। आंखों देखा वर्णन किया। ओके। और आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में किया? बताएगा आप में से कोई? बदायूंनी खान ने
हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में किया? पूजा, क्यों? और हाँ, उधर मनीषा, मनीषा ही नाम है, बता। मुंतका पे तारीख क्यों नहीं बोला जा रहा है? कल एसडीएम बनोगे, गांव के अंदर बड़े आडे टेढ़े लोगों के नाम होंगे, फिर ऐसे कहोगे भाई तेरा नाम बोला नहीं जा रहा, तू आए खुद ही लिख दे। याद रखना, मुंतकाफ, मुंतकाफ उल तारीख, और कहीं कहीं पर तवारीख भी मिलेगा। ओके, तवारीख, ठीक है। हाँ। तुआरी नहीं, तुआरीख, तुआरीख, मैं भी तो वही कह रहा हूं। ओके, आगे बढ़े। हाँ, मुंतकाफ उल तवारीख, तवारीख नहीं, तवारीख। चलो, अरे वही तवारीख और तारीख। ओके, तो चलो, बदायूनी खान ने जो ग्रंथ लिखा ना स्टूडेंट, मुंतकाफ उल तवारीख, उस तवारीख ग्रंथ के अंदर इसने कहीं पर भी नहीं लिखा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। बदायूनी खान ने कहा कि हम जो प्रताप की सेना से लड़े थे वो कौन सी पहाड़ियों में लड़े, इसलिए ये युद्ध मैं कहूंगा कौन सा, गुंदा का युद्ध। हाँ, अब एक विद्वान हुआ स्टूडेंट्स अब्बुल फजल। कौन सा फजल? अब्बुल फजल ने भी इतिहास लिखा अकबर का। किसका? और अब्बुल फजल ने कहा कि जब मेवाड़ के विरुद्ध, प्रताप के विरुद्ध अभियान किया था बादशाह अकबर ने, तब दोनों सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ वो खमनोर की पहाड़ियों में हुआ। कहाँ हुआ? इसलिए मैं इस युद्ध को कहूंगा खमनोर का, क्या कहूंगा? तो देख लो, ये दो विद्वानों के मत है। बदायूनी खान ने तो कहा हम गोगुंदा में लड़े, इसलिए ये युद्ध मैं कहूंगा गोगुंदा का युद्ध। और अब्बुल फजल कह रहा अपने इतिहास में कि ये खमनोर की पहाड़ियों में हुआ, इसलिए मैं इसको कहूंगा खमनोर का युद्ध। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब पीछे बचा कौन सा? अब हल्दी घाटी जो थी ना, खमनोर और गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र था ना, ये इसकी भौगोलिक विशेषता थी। क्या थी? हाँ, बताएगा क्या भौगोलिक विशेषता थी? बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पे चंदन के वृक्ष बहुत ज्यादा थे पहले, और चंदन के वृक्षों के कारण यहाँ की मिट्टी का जो रंग था वो पीले रंग का था, हल्दी के रंग का था, इसलिए इसको कहा गया हल्दी घाटी का, यानी इस क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता था भौगोलिक विशेषताओं के कारण। और इतिहासकारों ने कहा इसी तंग घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट्स, कुछ इतिहासकार, बदायूनी खां कहता है कि हम अपनी हरावल सेना को लेकर खड़े थे, यानी हमारी सेना यहां पर खड़ी थी, और इधर था कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कि पहाड़ी क्षेत्र से दुश्मन सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था कोई हकीम खां सूर करके। अब मैं जो वर्णन कर रहा हूं ना, वो किसके अनुसार कर रहा हूं? हाँ, ध्यान रखें। बदायूनी खां कह रहा है कि हम जब अपनी सेना लेकर बैठे थे, ये सेना है मान सिंह की, और इधर ये हरावल दस्ता है। तो कहता है बदायूनी खां अपने मुंतकाफ उल तारीख में, कहता है कि जब हमारी सेना बैठी थी तब पहाड़ी क्षेत्र से दुश्मन सेना का हरावल भाग लेकर आया कोई हकीम खां सूर।
अब उसको तो पूरा पता था नहीं, ये सूर नहीं सूरी था, हकीम खां सूरी आया। और बदायूनी खां कहता है कि इस हकीम खां सूर ने हमारे हरावल भाग पर, कौन से भाग पर, इतना भयंकर हमला किया, इतना भयंकर वार किया कि हमारे हरावल भाग के प्रखर से उड़ गए। और हरावल भाग थोड़ी देर तो डटा रहा, फिर इस हरावल भाग को भागना पड़ा। हमारा हरावल भाग जो था वो भाग छूटा मैदान से, और हमारी हारे जैसी क्या होने लगी, हरावल भाग की स्थिति होने लगी। हरावल भाग भाग गया, आसफ खां खुद भाग गया, पीछे खिसक गया। देखो वर्णन कर रहा जो, देखो बेटा, हरावल भाग भाग गया, आसफ खां खुद पीछे खिसक गया, और खुद के बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा है, और खुद कह रहा मैं डटा रहा। भाई तू तो डटा रहेगा क्योंकि तेरे चारों तरफ, हाँ, और तू बीच में यूं खड़ा होकर तीर छोड़ता था और नीचे बैठकर, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, 600 सैनिक उसके इर्द गिर्द रहते थे, 600 से 700 सैनिक। तो अब बताओ तीर आएगा तो 600 को पार करके आएगा। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट यही हुआ। अब कह रहा है हकीम खां सूरी कि हमारा जब हरावल भाग छूटा तो हकीम खां सूरी लड़ता लड़ता हमारे हरावल भाग और प्रथम पंक्ति को पार करता हुआ मध्य भाग की तरफ आ रहा था, और हमारा हरावल दस्ता रण से तर छोड़कर भागा। तब हमारे युद्ध के चंदावल भाग में, कौन से, और चंदावल भाग कौन सा होता था, सबसे लास्ट पंक्ति, पीछे वाला क्या है कि पीछे वाला। अरे युद्ध में जो सबसे अंतिम में लास्ट पंक्ति में लड़ते थे उसको कहते थे चंदावल, सबसे लास्ट की पंक्ति। कि हमारे चंदावल भाग का नेतृत्व करता था मेहतर खां। कौन? मेहतर खां वहां से अपने सैनिक लेकर भागा, किन को रोकने के लिए, हमारे हरावल भाग के सैनिकों को रोकने के लिए। तो अब एक मिनट के लिए सोचो, हकीम खां सूरी जो था, जो महाराणा प्रताप के हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था, ये बदायूनी खां की बात बता रहा हूं। बदायूनी खां अपने मुंतकाफ में लिखता है कि उसका पहला जो धावा बोला गया था हमारे ऊपर, इतना जोरदार का था कि हमारे सैनिक भेड़ियों की तरह रण क्षेत्र से भाग पड़े, और अगर मेहतर खां नहीं होता तो हमारी हालत कुछ और ही होती। मेहतर खां भागा पीछे और उन सैनिकों को रोका, और ये बात कही कि सैनिकों कहाँ जा रहे हो, हमें युद्ध कुछ ही देर के लिए जारी रखना है। अभी अभी संदेशा मिला है कि मुगल बादशाह अकबर खुद विशाल सेना लेकर स्वयं इस युद्ध में आ रहे हैं, तो आओ सब मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं। तो यानी मेहतर खां ने अपना दिमाग लगाया और भागते हुए सैनिकों को अकबर के आने की अफवाह फैलाकर रोका। अब वो सैनिक रुके, वापस आए युद्ध में, और हरावल भाग में जब आए तो हकीम खां सूरी काफी आगे जा चुके थे, मध्य भाग, दुश्मन के मध्य भाग तक पहुंच चुके थे। तब उधर से हरावल आ गया, इधर से वो सैनिक हो गए, चारों तरफ से गिर गए वो लोग। कौन? और हकीम खां सूरी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? अब सुनो और समझो। हकीम खां सूरी के साथ हरावल भाग में और लड़ रहे थे कौन? याद करो, कृष्णदास चुंडावत। समझ में आया ना, सलूम्बर के जो थे। ठीक है, अब सुनो और समझो। ये युद्ध जो हुआ सिर्फ एक ही जगह पर नहीं हुआ, कान खोल के सुन लेना। ये युद्ध काफी टुकड़ियों के सैन्य दलों के बीच में जगह जगह पर हुआ था। ये तो था एक पहाड़ी से निकलकर सीधा सेना पर धावा बोलना। ठीक है, एक धावा बोला गया था स्टूडेंट, सुनना, जब मान सिंह की सेना एक गुजर रही थी तंग दरा से। कौन सी दरा से?
हाँ, एक दरा ऐसी थी, एक गुफा गुफा बोल सकते हो, घाटी ऐसी थी जहां से एक समय में एक सैनिक ही घोड़ा लेकर जा सकता है। सामने से अगर कोई सैनिक घोड़ा लेकर आ गया तो एक को क्या देना होगा? हाँ, बेच देना होगा। जोधपुर में हमारी काफी ऐसी गलियां है जहां पर अगर एक सामने बाइक लेकर आ जाए या बाइक, हाँ बाइक भी लेकर आ जाए तो एक को बेच देना पड़ता है कि हाँ भाई पहले तू आ जा। तो ऐसे एक समय में एक ही सैनिक आ सकता था। तो यहां से मान सिंह की पैदल एक सैन्य टुकड़ी गुजर रही थी। ये बात पता चल गई महाराणा प्रताप के चंदावल भाग में लड़ रहे मेरपुर के पुंजा भील को। मेरपुर के पुंजा भील ने क्या गजब का सिस्टम किया, घाटी के ऊपर खुद बैठे रहे और ऊपर से बरसाए पत्थर, और इधर बाहर सैनिक खड़े कर दिया, भील खड़े कर दिए, इधर भी भील खड़े कर दिए, और ऊपर से क्या बरसा रहे? पत्थर। उधर से भागे, बाहर निकले तो दह धमाम, और इधर से निकले तो दह धमाम। हालत खराब कर दी मुगलों के सेनाओं की। किसने? भीलों ने। भील सरदार पुंजा। अब सुनो आगे, रक्त तलाई का युद्ध। कौन सा? स्टूडेंट्स, रक्त तलाई एक स्थान था और उस रक्त तलाई के अंदर हुआ हाथियों के बीच में युद्ध। सैनिक तो लड़ ही रहे थे, तभी वही सैनिकों के बीच में आया मन सिंह का गजराज। कौन सा? गजराज हाथी। तब रक्त तलाई नामक स्थान पर गजराज अपनी वीरता दिखा रहा था, एक ही सूंड के अंदर सैनिकों को लपेट कर फेंक रहा था। तभी इधर से भेजा गया प्रताप की तरफ से लूणा। किसको भेजा गया? लूणा को भेजा गया। दोनों हाथियों के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ, पूरा रक्त तलाई जो था हाथियों की आवाज से पूरा गूंज रहा था। तो देखो सैनिक तो लड़ ही रहे थे, इसमें हाथियों में भी युद्ध हुआ। इसलिए इस हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा गया। किनका युद्ध? हाँ, गजराज ने लूणा को पकड़कर फेंक दिया, यानी लूणा क्या हुआ? पराजित। तब लूणा की जगह आया राम प्रसाद। कौन? और राम प्रसाद में 1 मिनट में ही गजराज जी को, और फिर आया गजमुक्त। गजमुक्त को भी मुक्त करने वाला था कौन? राम प्रसाद पराजित करने वाला था, पर गजमुक्त हाथी पर जो पीर महावत बैठा था, उस महावत ने पहचान लिया हाथी किसको? राम प्रसाद को। और ये महाराणा प्रताप का सबसे चहेता हाथी था। अकबर ने कई बार ये हाथी मांगा था, किससे? महाराणा प्रताप से, पर हर बार प्रताप ने ये हाथी देने से क्या कर दिया? इनकार। कहा जाता है कि उस महावत ने ये हाथी पहचान लिया। तो महावत बड़ा चालाक था। महावत ने स्टूडेंट्स भाला निकाला और मौका देखकर फेंका किसके? महावत पर, राम प्रसाद के महावत पर। राम प्रसाद का महावत भाला लगने से घायल हुआ और हाथी से नीचे गिर गया। उस पर जाकर बैठ गया कौन? वही अकबर का महावत, और राम प्रसाद को लेकर वहां से निकल गया। ये यहां पर भी देखे तो एक विजय हुई किसकी? हाथियों में मन सिंह की। तो एक विजय हुई किसकी? प्रताप की। तो यहां पर भी देखे तो युद्ध किसी के पक्ष में नहीं, पर राम प्रसाद हाथी जो हाथ लगा वो किन के हाथ लगा? मुगलों के। अब आगे सुनो, आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। हकीम का सूर के जाने के बाद मन सिंह की सेना बिल्कुल एक घाटी में आ चुकी थी और प्रताप के सैनिक भी पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो प्रताप के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी
और प्रताप को जब ये संदेश मिला कि नहीं रहे कौन हकीम खां सूरी, तब प्रताप को बड़ा भयंकर क्रोध आया और कहा मुझे जल्द से जल्द दुश्मन सेना के मान सिंह को खत्म करना होगा, वरना ये युद्ध ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। तो महाराणा प्रताप चेटक को एड लगाता है। चेटक की क्या लगाता है? एड। एड का मतलब समझे? रेस, इशारा करता है। खुद मध्य भाग से भागना शुरू होता है, अपने मध्य भाग से, और दुश्मन सैनिकों के मध्य भाग में ही लड़ रहा था कौन? मान सिंह। और मान सिंह स्वयं बैठा था मर्दाना हाथी पर। कौन से हाथी पर? हाँ, मर्दाना हाथी पर बैठा था स्टूडेंट। तो सुनो और समझो क्या हुआ स्टूडेंट्स। महाराणा प्रताप जब चेटक को लेकर अपने मध्य भाग से एड़ लगाकर दुश्मन के मध्य भाग में आ रहे थे, तब उसी समय अकबर का एक सेनानायक था बहलोल खां। कौन था? बहलोल खां की नजर पड़ गई कि प्रताप बढ़ रहे हमारे कौन से भाग की तरफ? मध्य भाग की तरफ। तब बहलोल खां ने वीरता दिखाने का प्रयास किया कि मैं रोकूंगा किसको? प्रताप को। तब बहलोल खां अपने सैनिकों को लेकर बीच में आया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से इतना भयंकर वार किया बहलोल खां पर कि बहलोल खां को दो भागों में फाड़ दिया तलवार से। और जब बहलोल खां को ऐसे फटे हुए दूसरे सैनिकों ने देखा, ऑटोमेटिकली रास्ता छोड़ दिया किसका? प्रताप का। और प्रताप चेटक जो था चंद सेकंडों के अंदर ही पहुंच गया दुश्मन के कौन से भाग में? मध्य भाग में। और बिल्कुल ये बात सही है कि चेटक जो था, चेटक के सिर के आगे नकली सूंड लगाई जाती थी। किस लिए? ताकि दुश्मन सेना के जो हाथी हो, उन हाथियों को ये नहीं आभास हो कि सामने आने वाला घोड़ा है, वो यही समझे कि सामने क्या आ रहा है? हाथी। इस बात को ध्यान रखें। तो स्टूडेंट बिल्कुल जब वो चेटक प्रताप को लेकर मान सिंह के मर्दाना हाथी के पास पहुंचा, तब चेटक पूरा अपने पिछले पैरों पर ऐसे खड़ा हो गया था। तब प्रताप उसी चेटक पर खड़े हुए अपना भाला लिया और ठोका किसके ऊपर? मान सिंह पर मान सिंह जी बेटा बड़ा चालाक था और तेज फुर्तीला था। बैठने का जो स्थान होता है औदा, औदा होता ना हाथियों पर वो बैठने वाला, उस औदे में छुप गया और वो प्रताप का भाला जो था खाली चला गया। वापस प्रताप ने भाला लिया और वापस ठोका किस पर? मान सिंह पर दूसरे दफे महावत बड़ा वफादार था मर्दाना हाथी का, वो आ गया बीच में और मारा गया कौन? महावत। और बच गया कौन? मान सिंह। अब ये जो पूरा दृश्य था ना स्टूडेंट्स, चेटक पूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। ये दृश्य मात्र चंद सेकंडों का था। अब सुनो आगे क्या हुआ। अब स्टूडेंट्स ये घटना हो गई जब चेटक ने अपने पूरे पैर खड़े किए, तो अगले जो दो पैर थे ना, वो मर्दाना हाथी के सिर पर रखे थे, सिर के पास यूं दसाए थे। कहा जाता है कि जब पैर रखा था तो मर्दाना हाथी के ऊपर जो वो औदा लगाया हुआ था, उसका कोई लोहे का खंजर था। क्या था? उस लोहे के खंजर के ऊपर चेटक का क्या पड़ गया था? पैर पड़ गया। और उस लोहे के खंजर ने चेटक के पैर को चीर दिया था, पैर को चीर दिया था। पर चेटक ने आभास तक नहीं होने दिया किसको? महाराणा प्रताप को। अब एक मिनट के लिए सोचो स्टूडेंट्स, कभी जाने अनजाने में हमारे कभी ऐसे कोनी के लग जाती है, तब कितना भयंकर दर्द होता है। हम किचन के अंदर खाना बनाते हैं तो वो कभी कभार यूँ मिर्ची काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा चाकू लगता रहता, पर हमें पता नहीं चलता, 4 दिन तक जलन होती है। तो सोचो चेटक का पैर जो था, उसके पैर के
दो फाड़े हो गए थे, और तो भी प्रताप को देखो पैर पड़ा वो तो ठीक है, पर अब उसी पैर को वापस बाहर निकालना। और चेटक ने प्रताप को एहसास तक नहीं होने दिया। अभी इन हाथियों की भी कहानी सुनाऊंगा। हाथी क्या, सॉरी, घोड़ों की। चेटक, अटक और त्राटक। स्टूडेंट्स, चेटक का पैर कट चुका था। चेटक ने आभास नहीं होने दिया महाराणा प्रताप को, क्योंकि चेटक को पता था कि मेरे ऊपर जो बैठा है ये कोई एक राजा ही नहीं, संपूर्ण रियासत बैठी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेवाड़ का इतिहास अंधकार में। तभी तो कहा जाता है कि जानवर कल भी वफादार थे, आज भी वफादार है। इंसान कल भी फरेबी था, आज भी फरेबी है। सही है कि नहीं है? तो स्टूडेंट, बिल्कुल युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। अब 1 मिनट के लिए सोचो, प्रताप मध्य भाग में है, किसके? दुश्मन के, मान सिंह के। चारों तरफ से मुगल सैनिकों ने घेर लिया किसको? प्रताप को। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि युद्ध में हर एक का काम बंटा रहता था। प्रताप यानी राणा जब भी लड़ता तो राणा के इर्द गिर्द ही लड़ा करते थे जाला। कौन? और यही दृश्य हुआ था खानवा में भी। बताया था ना, झालाओं का एक ही काम था कि जब भी राणा पर संकट के बादल मंडराए तब खुद के प्राण त्याग देने हैं, पर राणा को युद्ध स्थल से सुरक्षित बचाना है, उस खतरे से बाहर निकालना है। ऐसा ही हुआ स्टूडेंट। प्रताप जब दुश्मन के मध्य भाग में लड़ रहे थे तब जाला बीदा, कौन? जिसका नाम मैंने बताया जाला मन्ना, वहीं पर प्रताप के इर्द गिर्द लड़ रहे थे। देखा तो चारों तरफ से मुगल सैनिकों से गिर चुके थे। इधर चेटक के शरीर पर भी काफी घाव लग रहे थे, क्योंकि युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं, जानवर भी घायल होते थे। स्टूडेंट, ये दृश्य हुआ। झालाबीदा अपने सैनिकों को लेकर आया, प्रताप को सुरक्षित बचा रहा था, और प्रताप को आकर कहा कि हजारों के पालनकर्ता अगर जिंदा रहेंगे तो सेना वापस संगठित होगी और दुश्मन रण क्षेत्र छोड़कर भागेगा भी। युद्ध नीति ये कहती है कि राणा, अभी हम विकट स्थिति में है, आप राज चिन्ह मुझे दीजिए और युद्ध स्थल से निकलिए अपने मेरे सैनिक लेकर। प्रताप ने झालाबीदा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। कहा जाता है कि उसी दरमियान अचानक चेटक के ऊपर कोई आत्मघाती हमला होता है। चेटक एकदम आत्मसात होकर गिर जाता है, मतलब कुछ समय के लिए बेहोश होकर गिरता है। तब प्रताप उछल जाते हैं, और प्रताप जब उछलते हैं तो वापस खड़े होकर प्रताप लड़ते हैं। तब उछलते हैं, तब प्रताप जमीन पर गिरते हैं। तभी झालाबीदा आता है और प्रताप के सिर से क्या उठा लेता है? राज चिन्ह, और खुद राज चिन्ह धारण कर लेता है और हाथ जोड़ता है किसको? प्रताप को। का हम सबके स्वाभिमान के लिए, मेवाड़ के गौरव के लिए रणनीति ये कहती है कि राणा, आप यहां से अभी सुरक्षित लौट जाओ। हजारों का पालन करता अगर जिंदा रहेगा तो सेना संगठित भी होगी, और इन दुश्मनों के लिए तो ये झालाबीदा ही काफी है। प्रताप वहां से रवाना नहीं हुए। प्रताप बिना राज चिन्ह के दुश्मनों के बीच में लड़ते रहे। उसी दरमियान कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं, अमर काव्य वंशावली के अनुसार कहा जाता है कि वहीं पर लड़ रहा था अकबर की तरफ से शक्ति सिंह। कौन? कौन? शक्ति सिंह की एकाएक नजर पड़ी किसके ऊपर? प्रताप के ऊपर। और जब प्रताप के ऊपर नजर पड़ी तो प्रताप बिना वाहक के, बिना राज चिन्ह के मुगल सैनिकों से चारों तरफ गिरे हुए और रण क्षेत्र में लड़ रहे थे। तो एक भाई के प्रति जो भ्रात प्रेम होता है
वो उमड़ आया किसको? शक्ति सिंह को, इतिहासकार कहता है। इतिहासकार कहता है कि शक्ति सिंह ने जब अपने भाई को ऐसी स्थिति में लड़ते हुए देखा तो मन ही मन में आत्मग्लानि फील हो रही थी। शक्ति सिंह जी सोचने लगे कि मेरा भाई यानी मेवाड़ का आज ये राणा लड़ रहा है बिना राज चिन्ह के, किसके लिए? अपने कुल और हमारे रियासत साम्राज्य के स्वाभिमान के लिए। और मैं एक उसी कुल का और इसका भाई दुश्मनों के साथ लड़ रहा हूं। भ्रात प्रेम उमड़ आया और अपने भाई को ऐसे लड़ते हुए देखकर शक्ति सिंह ने निर्णय ले लिया कि अब ये तलवार भाई के विरुद्ध नहीं, दुश्मन के विरुद्ध चलेगी। और शक्ति सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। मैं आपको उनकी बुक के बारे में बताऊंगा जहां उनकी पूरा इतिहास का वर्णन लिखा हुआ है। सुनो और समझो। स्टूडेंट्स, तभी वहीं पर कहा जाता है चेटक को होश आ गया। चेटक को होश आते ही चेटक की ज्यों ही प्रताप पर नजर पड़ी, चेटक भाग कर आ गया किसके पास? और चेटक पर बहुत सारे हमले हो रखे थे। चेटक के शरीर से भी लहू बह रहा था और सबसे बड़ी बात, चेटक का पैर जो था उस पर बहुत बड़ा घाव था। चेटक अंतिम क्षणों में था, ये भी सुन लीजिएगा। पर ज्यों ही हल्दी घाटी युद्ध में होश आया चेटक को, तो चेटक भाग कर आ गया प्रताप के पास और प्रताप चेटक के ऊपर बैठे और निकल पड़े। चेटक निकल पड़ा किन को लेकर? प्रताप को लेकर हल्दी घाटी के युद्ध से। उसी समय झालाबीदा के कुछ सैनिक सुरक्षा हेतु भागे किसके पीछे? प्रताप के साथ आए 4-6 सैनिक। पर कुछ मुगल सैनिकों को पता चल गया कि प्रताप यहां से निकलकर जा रहे हैं। तब कुछ मुगल सैनिक पीछे पड़ गए किसके? प्रताप के। और ये दृश्य देख रहे थे दूर खड़े कौन? शक्ति सिंह। तो मैंने कहा ना, शक्ति सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। शक्ति सिंह ने अपने तलवार की दिशा को बदला, जिस हाथ में पहले थी अब दूसरे हाथ में ली और कहा अब ये तलवार बहेगी दुश्मन के विरुद्ध, ना कि अपनों के विरुद्ध। कहा जाता है कि शक्ति सिंह के मन में ये दृश्य देखकर कुछ अनहोनी के सवाल पैदा हो रहे थे। शक्ति सिंह भी अपने सैनिक लेकर पीछे पड़ गया किनके? उन मुगल सैनिकों के। तो दृश्य देखो, सबसे आगे प्रताप, प्रताप के पीछे मुगल सैनिक और मुगल सैनिकों के पीछे कौन? शक्ति सिंह। स्टूडेंट्स, प्रताप को चेटक लेकर निकल गया। तब कहा जाता है एक बहुत बड़ा नाला आता है, बहुत ही बड़ा नाला होता है, काफी गहराई भी होती है और लंबाई भी होती है। उस गहरे नाले को देखकर प्रताप ये सोचते हैं कि चेटक इसको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाले की लंबाई बहुत चौड़ी है और बहुत बड़ी है और गहरा भी है। अगर नाला पार नहीं हुआ, कूदने में, छलांग लगाने में पार नहीं हुआ, तो दोनों मारे जाएंगे। तो प्रताप चेटक के से ऊपर से नीचे उतरने लगे, तब चेटक हिनहिनाने लगा और वापस थोड़ा भागकर पीछे की तरफ आया और अपनी पूरी ऐड लगा दी, पूरी तेज रफ्तार से भागा और एक ही छलांग के अंदर इतिहासकार कहते हैं कि उस गहरे नाले को पार कर गया। और तब तक भागता रहा जब तक चेटक के अंतिम क्षण नहीं थे, और तब तक भागता रहा जब तक उसे नहीं लगा कि मैं प्रताप को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दूं। आपने स्थान पढ़ा होगा बलीचा। कौन सा? बलीचा नामक स्थान पर जब चेटक भाग रहा था, जितनी स्पीड से उतनी ही स्पीड से चेटक नीचे गिरा। प्रताप उछल कर गिरे थे। तब प्रताप को आभास हुआ कि चेटक के कुछ ना कुछ तो हुआ है। प्रताप गए,
आगे देखा तो चेटक का सबसे पहले पैर देखा। पैर के दो फाड़े हो रखे थे। चेटक के मुंह में जो थे वो जागुन पूरा मुंह से भर चुका था और आंखों में से क्या टपक रहे थे? आंसू चेटक के। प्रताप को पता चल गया था कि चेटक अब इस दुनिया में नहीं बचेगा, कुछ ही क्षणों के लिए है। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे राजपूताना के इतिहास में 3 योद्धा ऐसे हुए जो स्थितियों के कारण नहीं हारे, पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि उनकी आंखों में से अश्रुधाराएं बही। स्टूडेंट, महाराणा प्रताप जब चेटक के पास पहुंचे, उसका अंतिम समय देखा तो सबसे पहले चेटक को अपनी गोद में लिया और आसमान की तरफ देखकर भगवान को कोसने लगे कि हे विधाता, आज मेरे कुल का कोई भाई मेरे साथ खड़ा नहीं है। मेरी हर स्थिति में अगर खड़ा रहा तो चेटक रहा। मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा भाई जो भी था चेटक था, तो फिर ऐसा क्यों? निहारते रहे और दुलारते रहे किसको? चेटक। और ये सभी बातें सुनना। उधर शक्ति सिंह जी आए तो अब मुगलों के पास तो वो ऐसे घोड़े थे नहीं कि वो नाला पार कर जाए, तो उस नाले को देखकर वापस मुड़ गए और वापस मुड़े तो पीछे से कौन आए? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने वापस आते हुए देखा तो उनके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे कि ये कहीं प्रताप को खत्म करके तो नहीं आए, समाप्त करके तो नहीं आए। तो शक्ति सिंह ने पूछा क्या हुआ सैनिकों? तो कहा पता नहीं आगे जाकर किधर चले गए, आगे तो नाला है। तब कहा जाता कि 19 सैनिकों को मौत के घाट उतारा किसने? और शक्ति सिंह भी आ गए उस नाले को, बाद में आ गए जहां पर प्रताप बैठे थे। प्रताप वही चेटक का सिर लिए अपनी गोद में बैठे थे, ईश्वर को कोस रहे थे। और जब ये बात कही कि हे विधाता, आज मेरे कुल का कोई सदस्य नहीं है मेरे साथ, मेरा भाई तक मेरे साथ खड़ा नहीं है, कैसी स्थिति आ पड़ी है। हर संकट के अंदर मुझसे हर कोई जुदा होता जा रहा है, चेटक को क्यों? मेरा दाहिना हाथ जो था, जो भी था, वो सब चेटक था। अब जब ये बातें कह रहे थे तो बड़ा पछतावा हो रहा था किसको? शक्ति सिंह की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। पेड़ के पीछे खड़े खड़े सब सुन रहे थे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी किसके पास जाने की? प्रताप के पास। पर शक्ति सिंह जी ने जब प्रताप को रोते हुए देखा, एक जानवर के लिए, एक चेटक के लिए, वफादार के लिए, तब शक्ति सिंह जी ने सोचा कि सैनिक भी पीछे आ रहे होंगे, और सैनिकों ने अगर प्रताप को ऐसे रोते हुए और टूटते हुए देख लिया तो पूरा मनोबल टूट जाएगा। तब शक्ति सिंह ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पीछे से ये कहते हुए गए, ओ नीले घोड़े रो अश्वार। यानी चेटक का जो रंग था वो कैसा था? हाँ, तो ये कहते हुए गए, ओ नीले घोड़े रो अश्वार, और गए और अपने भाई के पैरों में बैठकर क्या मांगी? माफी। कहा हे भ्राताश्री, मैं कुछ समय के लिए रास्ते से भटक चुका था, दुश्मनों का दामन पकड़ चुका था, गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ कीजिए। तब प्रताप ने कहा मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? शक्ति सिंह, एक एहसान कर दो, चेटक इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे जब सैनिक आ जाए तो आप उन सैनिकों के साथ मिलकर चेटक का क्या कर दो? अंतिम संस्कार कर दो। मैं अपने हाथों से ये नहीं कर सकता। तब शक्ति सिंह जी की आंखों में आंसू आए, माफी मांगी। तब प्रताप ने एक ही बात कही, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और तुम्हारे भ्रातृ प्रेम को देखकर प्रताप कह रहा है, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम, क्योंकि बाद में, हालांकि ये बात तो बाद में कहेंगे, पर मैं तुम्हें यहीं पर बता देता हूं क्योंकि बाद में इस बात का जिक्र नहीं होगा। इसी घटना से शक्ति सिंह ने मेवाड़ में काफी मुगलों के ठिकानों को उजाड़कर फेंका था।
तब महाराणा प्रताप ने बाद में कहा कि शक्ति सिंह, हम तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से प्रसन्न हुए, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे वंशज सक्तावत कहलाएंगे। क्या? और सक्तावत लड़ेंगे हरावल भाग में। कौन से भाग में? और हरावल भाग में अब तक लड़ते आ रहे थे चुंडावत। कौन? बोलो। और अब वचन दे दिया प्रताप ने किनको? शक्तावतों को। तो अब बताओ, शक्तावत जब हरावल भाग में आगे लड़ने के लिए आएंगे तो चुंडावत और सक्तावतों में क्या होगा? संघर्ष। चुंडावत कहेंगे हम हरावल में लड़ेंगे और सक्तावत कहेंगे हम लड़ेंगे। तो देखेंगे आगे एक और गजब का वीरता का एक वीरोभाव कथा, जिसमें चुंडावत और सक्तावतों में संघर्ष होगा। और वहां पर वीरता के भाव देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि रण क्षेत्र में योद्धा मरने से नहीं डरते थे, अपना स्वाभिमान सर्वोपरि था। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल शक्ति सिंह जी को कहा कि हम आपके विरोचित भाव और भ्रातृ प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम आपको बदनौर की जागीर और तुम्हारे वंशज सक्तावत हरावल भाग में लड़ेंगे। शक्ति सिंह जी वहां से कहा चले गए? बदनौर। अब प्रताप का वाहक जो था चेटक, वो तो दुनिया में रहा नहीं। जब चेटक दुनिया छोड़कर गया तब जंगल से भाग कर आया क्या? त्रटक। क्या? आप कहोगे ये हो क्या रहा है साला? चेटक गया और त्रटक को जंगल में पता चल गया। हाँ, मूवियों में हम देखते कि नहीं देखते कि ज्यों ही वो गया तो वहां पर एकदम एंट्री हो गई किसकी? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अब आप में से मुझे बताएगा ये त्रटक आया कहां से? हाँ, ये उन्हीं को पता है जिन्होंने पहले सुन रखा है, जान रखा है। बताएगा कोई? सुनो पहले अच्छे से, अटक और त्रटक की कहानी प्लस चेटक की भी कहानी। स्टूडेंट्स, गुजरात की तरफ से आया था एक घोड़ों का व्यापारी। क्या आया था? और ये बात है मेवाड़ के राणा उदय सिंह के समय की, क्योंकि शक्ति सिंह और प्रताप उनके कुंवर थे। तो बिल्कुल कहा जाता है कि वो व्यापारी गुजरात की तरफ से आया था, न कि गुजरात का था। समझ में आया ना? मोदी जी कहते हैं ना, चेटक की माँ गुजरात की थी। बड़ा ठाकुर से बोलते हैं। कौन? मोदी जी। भाइयों, हाँ, है ना? मुझे तो सबसे बढ़िया एक ही किस्सा लगा नीरज चोपड़ा का। बताया था ना? हाँ। इसलिए कहते हैं कि आदमी को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए और हर जगह क्रेडिट खुद लेने के लिए आगे नहीं आ जाना चाहिए। तो मोदी जी ने भी कहा आज क्रेडिट ले लेते हैं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया तो हमारा भी थोड़ा चर्चा हो जाए। चर्चा बड़ी गजब की हुई। अब नीरज चोपड़ा को बेचारे को, वो शुद्ध आदमी है, हरियाणा का है ना वो शायद। हाँ, तो वो तो मीडिया वालों को झाड़ देता है। एक मीडिया वाला एंकर आया और उसके सामने इंग्लिश फिंग्लिश बोल रहा था, तो उसने कहा भाई हिंदी में भी बात कर लिया कर, क्या अंग्रेजों की पचड़ पचड़ कर रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। स्पष्ट है। तो उसने स्पष्ट कहा थोड़ा हिंदी में भी बोल लिया करो। तो अब वहां पे बेइज्जती किसकी हुई तुम्हें पता है? एंकर की। और यही बेइज्जती एक बार नीरज चोपड़ा की थी, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उस समय कोई मेडल हेडल नहीं ले रखा था और वो कोई फंक्शन में गए हुए थे। तब वहां पर इंग्लिश में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सॉरी आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। तो सब हंसे थे। और जब नीरज चोपड़ा ने मेडल ले लिया तब वही एंकर वापस आया और इंग्लिश में लपके ले रहा था। अब उसकी पहचान थी किसकी? नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा ने सबके सामने कहा भाई हिंदी में बोल ले, तू कौन सा अंग्रेज का है, यहाँ पे हिंदी सब समझते हैं। अब वो एंकर पछताने लगा, सोचने लगा कि साले ने बदला ले लिया। तो अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि अपनी जो भी लैंग्वेज बोलो
अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत होना चाहिए कि अपनी भाषा की ही अपनी क्या बन जाए, पहचान। तो वो नीरज चोपड़ा थे, तो नीरज चोपड़ा को हिंदी भी अच्छे से ठीक ठाक आती, क्योंकि वो तो हरियाणवी बोलता है। तो मोदी जी ने कह दिया, क्या क्या बाला फेंका है आपने नीरज जी, देश का नाम रोशन किया है। नीरज जी ने कहा, फेंकने की परंपरा आपसे ही सीखी है, भाला फेंकने की ये जो मुझे प्रेरणा मिली है आपसे ही मिली है, भाला फेंकने की नहीं। तो वही बात है। तो सुनो, अब सुनना और समझना आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, युद्ध हो गया, चेटक अटक और त्रटक का बता रहा था। तो गुजरात की तरफ का कोई व्यापारी था, वो घोड़े लेकर आया मेवाड़ की तरफ, राणा से मिला। तो राणा ने अपने कुंवरों को कहा कि भाई घोड़े देख लो, अगर तुम्हें खरीदने हो तो। घोड़े कितने थे? चेटक, अटक और त्रटक, ठीक है। तो प्रताप, शक्ति सिंह, वहां पर सभी कुंवर खड़े थे। तो प्रताप ने व्यापारी को कहा कि ये घोड़े हैं। तो कहा, घोड़ों का चयन ऐसे कैसे कर ले? घोड़ा एक रण क्षेत्र में योद्धा का शरीर का आधा भाग होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाहक पर होती है। तो हम घोड़े को ऐसे नहीं खरीदेंगे, घोड़े की क्या लेंगे, परीक्षा। तब व्यापारी ने कहा, सोच लीजिएगा कुंवर, तुम अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये तीनों घोड़े अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। प्रताप ने कहा कि कोई भी व्यापारी अपनी चीज को बेचने के लिए मोल भाव और प्रशंसा तो करता ही, हम परीक्षा लेंगे। आखिरकार व्यापारी ने कहा, ठीक है, लीजिए, किसकी परीक्षा लोगे? तब परीक्षा है तो चयन जो हुआ वो अटक का हुआ। किसका? बोलो। और अटक का चयन करने के बाद कहा जाता है 7 शीश महल बनाए गए। कितने? शीश महल का मतलब समझे? कांच के दीवारों टाइप महल बनाए गए, और इन 7 शीश महलों के बीच में गहरी गहरी खाइयां बनाई गई। और कहा जाता है उसी अटक के ऊपर एक सैनिक का पुतला बिठाया गया, अटक के ऊपर। और शर्त ये रखी गई कि अगर ये अटक इन शीश महलों को अपने शरीर से तोड़कर गहरी खाइयों को पार करके उधर चला गया और सैनिक को गिरने नहीं दिया, और सैनिक के मतलब जो पुतला था ना, उस पुतले के लगनी भी नहीं चाहिए। अगर सुरक्षित पुतले को इसने 7 शीश महल को तोड़कर उस तरफ पहुंचा दिया तो हम समझेंगे कि अटक परीक्षा में पास है। स्टूडेंट, 7 शीश महल बनाए गए, खाइया बनाई गई, अटक पर एक पुतला बिठाया गया सैनिक का, भागा कौन? अटक। 7 शीश महलों को अपने शरीर से तोड़कर गहरी खाइयों को पार करके शर्त थी उस पार जाने की, वही अटक उस पार जाके वापस इधर आ गया था, उसी रास्ते से अपने शरीर से 7 शीश महल तोड़े, खाइयों को पार किया और वापस उसी रास्ते से आया। तो शरीर पर काफी जख्म लग चुके थे। वो सैनिक जो था, पुतला जो था, उसके कुछ भी नहीं हुआ था, वो जैसे बिठाया गया वो वैसे ही बैठा था। इस अटक की वीरता को देखकर प्रताप की आंखें फटी रह गई। तब उस व्यापारी, अटक बचा नहीं था क्योंकि शरीर पर घाव खूब सारे लगे थे। तब उस व्यापारी ने कहा, कुंवर, अगर शक है चेटक और त्रटक पर तो इनकी भी क्या ले लो, परीक्षा। तब प्रताप ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूं, अब परीक्षा एक को खो चुका हूं, दूसरों को खोना नहीं चाहता। तब अटक रखा, सॉरी, चेटक रखा अपने पास और त्रटक दिया कुंवर शक्ति सिंह को। और यही हल्दी घाटी युद्ध में बलीचा नामक स्थान पर जब मृत्यु हो गई किसकी, तब शक्ति सिंह यही थे
तुम में दिमाग होना चाहिए, वही गहरा नाला। मुगल सैनिक तो पार नहीं कर पाए। प्रताप के पास शक्ति सिंह आए तो शक्ति सिंह के पास भी कोई ऐसा ही घोड़ा होगा, जादू आई, जो उस नाले को पार कर पाए। वो शक्ति सिंह के पास त्रटक था। त्रटक बाद में शक्ति सिंह ने यही बलीचा नामक स्थान पर दे दिया, किसको? प्रताप को। बोलो समझ में आया ना? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप का जो वाहक बना वो बना था त्रटक। कौन बना? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो ये था हल्दी घाटी का दृश्य। इसमें दो जो भाव है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जान ले लेते हैं। एक चेतक का त्याग और बलिदान, और एक कुंवर शक्ति सिंह का वापस मेवाड़ की तरफ आना और अब एक भ्रात प्रेम उमड़ना। समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो देखोगे इसका? बोलो। हाँ बस कमीनों को वीडियो दिखा दो इनको। देखोगे? चलो बुलाओ हमारे विश्वस्त सेना नायक 7000 के मनसबदार शेरे सलनायक कंवरी लाल को। बुलाओ कंवर को बुला रहे हैं तुम्हें तुम्हारे राणा। हाँ बिल्कुल, अभी देखना हमारा विश्वस्त सेना नायक आएगा। सर अबुल फजल ने तो मान सिंह और प्रताप को ये मिलने का स्थान गोगुंदा बताया है, तो फिर मान सिंह और प्रताप आप मिलकर क्या गले मिलेंगे? सही है कि नहीं है? अरे मिलने का मतलब आमना सामना हुआ। क्या कर रहे हो? इतिहास का क्यों पाप काट रहे हो? अरे मिलने का मतलब वही गोगुंदा नामक स्थान पर दोनों के बीच में क्या हुआ? आमना सामना युद्ध हुआ। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ियो पगा में आर। काई बात है भाई। दोनों ही आंसुलिया ढलकाया। बिल्कुल वीडियो लगाना है, आओ जल्दी से। तो आज देखते हैं तुम विश्वस्त हो या गद्दार हो। मैं भेज रहा हूं आपको, है ना? आप तब तक लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। गौर बलिदान, और उसके बाद एक हल्दी घाटी का भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप देखिएगा दो भेज रहा हूं मैं, दोनों वीडियोस दिखा दीजिएगा। मैसेज नंबर है, जल्दी से मैसेज करो। अरे आवाज नहीं रहा। महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिया? लिखो जल्दी से। महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट धारण, महाराणा प्रताप से
प्रताप और अकबर साथ में लड़े थे, क्या बात है। ये सीरियल देखोगे तो सीरियल, मैंने कहा ना सीरियल वाले तो पाप काट के दिखाते हैं। और तुम सीरियल देखते हो तो सीरियल देखने से पहले देखना एक सूचना लिखी हुई आती है, इसमें काफी घटनाएं काल्पनिक है। वो तो तुम देखते नहीं और फिर यहाँ पे आके कहते अकबर लड़ा था। और अगर अकबर लड़ता तो मुझे नहीं लगता कि वापस जाता। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि याद रखना, अभी बता देता हूं, बाद में और भूल गया तो। हल्दी घाटी के परिणाम जब अकबर के पास पहुंचे तो अकबर बहुत नाराज हुए कौन से सिंह से, और कहा कि मान सिंह की डोडी बंद कर दो। क्या? अब तुम जो समझ रहे हो वो डोडी नहीं है। डोडी का मतलब विशेष सुरक्षाएं जो मुगलों की तरफ से दी जा रही है वो सब बंद कर दो, और हम स्वयं जाएंगे सेना लेकर किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध। तब कहा जाता है कि बादशाह अकबर आया जंगलों की तरफ किसको पकड़ने के लिए? प्रताप को। तब कहा जाता है कि बादशाह अकबर रात्रि के समय जहां पर पड़ाव डालता चारों तरफ खाई खुदाता। क्या खुदाता? और रेत की दीवारें बनाता और उन पर सैनिकों को पहरा लगवाता कि पूरी रात जगे रहोगे तब मैं सोऊं वरना नहीं सोऊं। ये खौफ था किसका? प्रताप। बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। महाराणा प्रताप की तुमने एक पद्धति सुनी होगी, तुलुगमा पद्धति, छापामार पद्धति, नाम सुना ना? तो महाराणा प्रताप का जो हमला हुआ करता था वो प्राण घातक हुआ करता था। एक ही सेकंड में आते और धावा बोलकर चले जाते थे, तभी तो उसको कहा गया छापामार पद्धति। ये भी प्रॉब्लम। दोनों दिखा दो। क्या महाराणा उपाधि है? बिल्कुल उपाधि है, याद रखिएगा। यानी अब तक जो प्रताप के पहले जो भी सिसोदिया वंश के हुए वो सिर्फ राणा की उपाधि ग्रहण करते थे। किनकी? और महाराणा प्रताप यानी प्रताप को राणाओं में भी महान कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कुल गौरव और गौरव के स्वाभिमान को बनाए रखा। और महाराणा प्रताप के बाद सभी जो बाद में राजा बने वो अपने नाम के आगे महाराणा लगाने लग गए थे। ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा, सवाई की जो उपाधि मिली कछावाओं में वो सवाई जय सिंह द्वितीय को मिली। और जय सिंह द्वितीय के बाद जितने कितने भी कछावा राजवंश के राजा हुए वो अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गए? सवाई। समझ में आया ना? ध्यान रखें। सर आप कहानी इस कदर सुनाते हो कि हम डूब जाते हैं उसमें, मुझे तो रोना आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जिसमें आज मैं थोड़ा खुद हिला हुआ हूँ, क्योंकि रात्रि के समय स्टूडेंट्स थोड़ा फैमिली पारिवारिक काम होता है। तो कल रात को तो पूरे दिन रात को जगे हुए थे, जागरण बोलते ना, जागरण। अब वो भजन कलाकार क्या गीत गा रहा था, भजन गा रहा था, मुझे तो कोई पता नहीं, क्योंकि पूरे दिन मैं तुम्हारे भजन सुन रहा था और फिर रात को उसके भजन सुनूं, इतनी हिम्मत, पर बैठा तो रहना पड़ेगा। फिर वहां से गांव से भागा भागा सुबह 4 बजे निकला और 7 बजे यहाँ आकर दिनक दिनक दिनता, वो वाली बात है।
जल्दी से दिखाओ इनको। ये दुष्ट आत्माएं है, ये जब तक देखेंगे नहीं तब तक इनका लिखने में भी मन नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बेटे। एक मूवी बना दे क्या? बड़े खूब सारे पैसे इकट्ठा करके मूवी बनाते हैं चुंडावतों और सक्तावतों के संघर्ष पर। क्या हाजी खा पठान पर? मालदेव राठौड़ कहेंगे शट अप, हम भी तुम्हारे दरबार में चलेंगे, और धिनक धिनक, और वहां पर आकर छोड़ देते। क्या हुआ रंग राय का, देखना ना भूले अगला महा। मूवियां खूब सारी बनी, पर एक साल तक पूरे देश में चर्चा हो रही थी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो कहानी में बिल्कुल सस्पेंस ऐसा होना चाहिए, और साला जिसने बाहुबली फर्स्ट देखी वो अपने आप को रोक ही नहीं सका बाहुबली। हाँ, समझ में है ना सर? आपने वो अभी तक मेंस वाले क्वेश्चंस, यहाँ पे प्रताप की यशोगाथा है और ये तुम मेंस में जा रहे हो, सब कराएंगे, चिंता मत। अच्छा, आज क्या वार है? आपने बोला क्यों नहीं? पर आज प्रताप का था, कोई बात नहीं। कल क्लास लगा दे आपकी? नहीं लगाएंगे, कल 6 घंटे क्लास है। कल आओगे शाम को? फालतू का बोलेगा नहीं, टेबल फेबल बजाएगा नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सिर्फ क्लैपिंग कर देनी है, ध्यान रखना इस बात को। आवाज बढ़ा दो। पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री। ये कौन सा वीडियो आ गया साला? यही दिखा दे। ये मतलब असाइद प्रताप वाला ही बिल्कुल। एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर जयवंताबाई से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को कुंभगढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। थोड़ी आवाज। आचार्य राघवेंद्र आयु में ही प्रताप का विवाह अजबंदे कंवर के साथ हुआ। बदनौर की अजबदेह सन पवार। 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर बादशाह महाराणा अकबर। उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अच्छा, उदय सिंह जी ये गोगुंदा की पहाड़ियों में गए ना, चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में बता रहा है। मुगलों के प्रति उनमें घृणा के भाव जागृत हो गए। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप चित्तौड़ का न केवल तीसरा सीख शाखा। ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 गोगुंदा का बताया ना अंतिम संस्कार वाला। देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने महादेव उनको बावड़ी राजगद्दी पर आसीन किया। और देख लो वही होली राज्याभिषेक के दिन प्रताप का। उनका गोगुंदा में राज ये तिलक देखो, हुआ। ये कौन है? भील सरदार। उस समय तक लगभग बादशाह सभी अकबर। राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपनी स्वाधीनता और सार्वभौमिकता के अधिकार को सर्वोपरि माना। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह
हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। ये देखिएगा, हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व हकीम कसूरी हाकिम खान सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो पुंजा राणा भील पुंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों, रक्त तलाई, हाथियों का युद्ध, झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मान सिंह मर्दाना हाथी पर। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल चेतक गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से ये देखो बच गया, और दूसरी बार में ये मावत बीच में आ जाएगा। हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय ये देखो यहाँ पे तो ऐसे ही बटनाया हुआ है, वरना पैर जो था ना ऊपर रखा था ना, तो वहां पे खंजर पे पड़ा था। हम शक्ल सेनापति ये तो वो एनिमेशन वीडियोस बना रखा है ना, उसकी वजह से लेकर उनका राजमुकुट झालाबीदा, मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप झालामान या झालाबीदा बताया ना, झालामान शहीद। ये देखो झालाबीदा ऐसे मारे गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती क्योंकि एक पैर पूरा जख्मी था। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। कुंवर शक्ति सिंह छोटे वाले बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। ये अभी आगे बताएंगे। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को और मांडलगढ़, सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। वापस कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित 28 वर्षों तक रहेगी चावंड आगे राजधानी। 19 जनवरी 1597 को 19 जनवरी 1597 प्रताप की वर्ष की आयु मृत्यु। में इस संसार से प्रयाण किया। कुंवर शक्ति, ये अमर सिंह जी। चलिए अब ये वीडियो इनके सामने वो दूसरा वाला लगा दो। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, 1 मिनट, मातृभूमि की स्वतंत्रता सुनना, व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां सूर थे। समझ में आया? प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा, और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये थे महाराणा प्रताप। अब वो दूसरा वाला, उसमें सिर्फ चेतक का त्याग और बलिदान देखना। और ये बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताऊंगा। मैं मैसूर की तरफ गया हुआ था। किधर?
और उधर से मैंने बुक्स खरीदी थी तब। चेतक प्रताप, इसमें सिर्फ चेतक का त्याग और बलिदान है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से बढ़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर। वह आसमान का घोड़ा था, वह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। क्या पे बैलोल खां का सीन बताएंगे? है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी और मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद से वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरे की सेना पर गहर गया। अब देखना नाला बताएंगे। भाला गिर गया गिरा निशन, हाय टापों से थम गया, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। दिखाई दे रहा है नाला? अब देखिएगा नाले की। ये इसमें चेतक का बताया हुआ था, ये था चेतक। चलिए अब जल्दी से पॉइंट लिख लीजिए। हल्दी घाटी युद्ध के हमारे पॉइंट क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट मुकुट धारण बताओ किसने किया था? बोलो। जालाबीदा ने धारण किया। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट्स, लिखो। हाँ चलो मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स कि जो यहां पर जो हाथी था ना, हाथी राम प्रसाद हाथी, लिखो। चलो पहले लिखो, रक्त तलाई नामक स्थान पर, कौन से? रक्त तलाई स्थान पर रक्त तलाई नामक स्थान पर हाथियों के मध्य क्या हुआ?
युद्ध हुआ। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, लिखो महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद किनके हाथ लगा? मुगलों के हाथ लगा। चलिए अब सवाल पूछता हूं, अकबर के समक्ष ये राम प्रसाद हाथी भेंट किसने किया था? अकबर के समक्ष राम प्रसाद हाथी भेंट किसने किया था? एनीबडी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं भेंट किसने किया, दिया किसने था, लेकर कौन आया? और कोई एनीबडी उधर है? और कोई? जिनको आ रहा है उनको नहीं पूछेंगे। महावत है ना, मर जाएगा। ये तो मैंने ही बताया, उसने नहीं दिया, उसने तो छीना था। बाद में अकबर के सामने पेश किसने किया? एनीबडी? पुराने योद्धा तो बताएंगे, मुझे पता है। और कोई? सोचो थोड़ा, याद आ जाएगा। हाँ मुझे पता है कि नहीं है। सोच रहे बोलू कि नहीं बोलू? उत्तर इनको 100% पता है। अभी देखना, जैसे ही पीछे बोलेगा ना तो उसके साथ बोलेगा उत्तर। कौन बताएगा रे? हाँ बता रहे, बदायूनी खां। कौन था? अब बदायूनी खां की बहादुरी था सुनो, पहले बता देता हूं। जब हल्दी घाटी युद्ध चारों मतलब सभी पक्षों में पूर्ण हो गया था, तब मान सिंह के सैनिक सभी इकट्ठा हुए तो पूरा क्रेडिट बेटा ले रहा था कौन? बदायूनी खां। बदायूनी खां ने कहा क्या युद्ध लड़ा मैंने, हमारी बहादुरीता की वजह से ही हमने मेवाड़ के सरदारों को पराजित किया है। तो सभी मानसिंह के सैनिक देखने लगे। मानसिंह जी ने कहा, मानसिंह जी को इशारों में कहा कि ये क्या कर रहा है ऐसे, बावड़ी पूछ 600 के तो बीच में खड़ा था और कह रहा वीरता से लड़े। और ये भी बात सुनो, बदायूनी खां खुद अपने ग्रंथ में क्या लिख रहा है सुनो, उसी की बात बता रहा हूं, मुंतकाब की। इसने अपने ग्रंथ में लिखा कि मैं तो जब युद्ध शुरू हुआ तो पागल हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हमारे सैनिक कौन, दुश्मन के सैनिक कौन। मेरे पास में लड़ रहा था आसफ खां। कौन? तो मैंने आसफ खां को पूछा कि आसफ खां मैं तीर बाण किस पर चलाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं हमारा सैनिक कौन और दुश्मन का सैनिक। तब आसफ खां ने मुझे कहा कि आंखें बंद कर बदायूनी, और तू तो बस क्या चलाने पर ध्यान दे, तीर चलाने पर ध्यान दे, क्योंकि मरने वाला हर एक क्षत्रिय है, हिंदू है। तो मैंने तो आंखें बंद की, तीरे ही तीरे छोड़ी। वो जाकर किसको लगी? ये खुद कह रहा है कौन? बदायूनी खां। और बाद में कहता है कि हम बड़ी वीरता से लड़े थे। आधे तो मुझे लग रहा है मान सिंह के सैनिक ही मार दिए होंगे, है ना। तो सुनो, बिल्कुल बदायूनी खां का ही मत बता रहा हूं। तो कहते हैं ना वो, अब मैं बार बार उदाहरण नहीं दूंगा, यहाँ पे बदायूनी खां भी आकर क्रेडिट ले रहा था। तो देखना अभी हालत क्या हो रही है। बिल्कुल मानसिंह के सैनिकों ने इशारों ही इशारों में कहा, ये बदायूनी खां खुद तो बेटा 600 सैनिकों के बीच में खड़ा, देखता लिखता, एक तीर छोड़ता और क्रेडिट ले रहा है। तब मानसिंह जी ने कहा रुको, अभी इनको पूरा क्रेडिट देते हैं। तो मानसिंह जी ने कहा बिल्कुल बदायूनी खां के नेतृत्व में
हमारे नेतृत्व था, पर हम लड़े तो किन के नेतृत्व में? बदायूनी खां। बदायूनी खां बड़ी वीरता से लड़े और हम इनकी वीरता के बड़े दीवानों में। बदायूनी खान का क्या बात है यार। तो मान सिंह जी ने कहा हम चाहेंगे कि हम तो वापस जा रहे हैं मुगल बादशाह के पास और आगे प्रताप का पीछा करने के लिए बदायूनी खां मुख्य सेना लेकर आगे बढ़ेंगे। बदायूनी खान ने कहा नो, हमें वापस दरबार में जाना है। तब सब सैनिकों को पता चल गया कि बस यही है बहादुरीता। जब बदायूनी खां वापस रवाना हुआ तब मान सिंह ने राम प्रसाद हाथी दिया किसको? बदायूनी खां को, और कहा कि ये बादशाह अकबर के सामने उपहार के रूप में देना कि ये वही हाथी है जो आपने बार बार राणा से मांगा था। बदायूनी खां जब दरबार में आया तो अकबर के समक्ष पेश किया और अकबर ने ज्यों ही वो हाथी देखा, अकबर दौड़ा दौड़ा आया और कहा ये हाथी राम प्रसाद नहीं, ये हाथी मुझे मिला है तो पीरों की दया से। किनकी दया से? पीरों की दया से। मतलब पीर चाहते हैं कि ये हाथी मेरे पास रहे, इसलिए आज इसका नाम मैं चेंज करता हूं, इसका नाम होगा पीर प्रसाद। क्या नाम होगा? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरा अगला सवाल, इधर हल्दी घाटी में जब मान सिंह जी सेना लेकर आए थे और बाद में कुछ गुप्तचरों से जानकारी मिली किसको? अकबर को, कि बिल्कुल हल्दी घाटी में क्या हो रहा है, सेनाओं में युद्ध हो रहा है। तो मुझे बताइए कि बादशाह अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी हेतु एक सेनानायक को भेजा था। उस सेनानायक का नाम क्या था? सर, आपकी क्लास का वीडियो मेरी पूरी फैमिली देखती है साथ में बैठकर। मेरे पापा ने कहा था कि हिस्ट्री को याद करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन हिस्ट्री अब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। धन्यवाद सर, हिस्ट्री को पढ़ने का अलग नज़रिया बताने के लिए। नौफ, मैंने क्या कहा? हिस्ट्री को पढ़ो ना तो याद रखना ये हमारा कल का अतीत है। समझ में आया कि नहीं आया? हिस्ट्री को पढ़ो तो ये मत समझो कि इसके सवाल हमारे आएंगे। हमारे अतीत को जानने का प्रयास करो। हिस्ट्री तुमने पढ़ी है और जिस दिन हिस्ट्री को जीने लग गए, हिस्ट्री को जीने लग गए मतलब हिस्ट्री जिस दिन दिलों को छूने लग गई, जैसे लड़कों ने कहा ना कि इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसी भावनाएं अगर सुनने के बाद और जानने के बाद आने लग जाए ना, तो समझ लेना हिस्ट्री समझ में आने लग गई, क्योंकि ये हमारा खुद का ही कल का इतिहास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, वो योद्धा सेनानायक कौन था जिसको अकबर ने भेजा था हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है? तो खड़ो खड़प, याद नहीं आ रहा है। और कोई? पूजा शहबाज का? और कोई? हाँ इधर, मोहम्मद खां। किसको भेजा था? बोलो, लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट बताओ। लगा? अब लिखो अगले पॉइंट में, बदायूनी खां ने बदायूनी खां ने राम प्रसाद हाथी को, बदायूनी खां ने राम प्रसाद हाथी को किसके समक्ष? बिल्कुल अकबर के समक्ष पेश किया। अकबर के समक्ष पेश किया।
अकबर ने इसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा रे? पीर प्रसाद रखा। फास्ट लिखो जल्दी से। पीर प्रसाद रखा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी हेतु अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी हेतु जानकारी हेतु बताओ किसको भेजा? महमूद खां को भेजा। महमूद खां को भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, बताओ चेटक किस युद्ध में घायल हुआ था? हुआ था ना? तो बताओ चेटक की मृत्यु कहाँ होगी? तो बिल्कुल लिखो चेटक इस युद्ध में घायल हुआ। चेटक इस युद्ध में घायल हुआ, इस कारण चेटक इस युद्ध में घायल हुआ, इस कारण कौन से स्थान पर? बलीचा नामक स्थान पर। वो बलीचा नामक स्थान पर क्या हुई? मृत्यु हुई। बलीचा नामक स्थान पर मृत्यु हुई। लिख लिया? कोष्टक में लिख दो छतरी यहीं पर है। चेटक की छतरी कहाँ है? बलीचा में। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब लिखो इतिहासकारों के मत। इतिहासकारों के मत बताओ। बदायूनी खां खुद इस युद्ध में स्थित था ना? तो सबसे पहले लिखो बदायूनी खां। इतिहासकारों के मत में लिखो बदायूनी खां। बदायूनी खां का पहला ही पॉइंट लिखो। बदायूनी खां के आगे लिखो, लिखो इसने हल्दी घाटी युद्ध का, इसने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुंतकाफ उल मुंतकाफ उल तारीख में किया। मुंतकाफ उल तारीख में किया। लिख दिया? अब बताओ, इसी में लिखते रहो। इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा युद्ध कहा? बोलो। गोगुंदा का युद्ध कहा। इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो बदायूनी खां का मत। वापस इसी में वही रक्त वाला बदायूनी खां का मत। बदायूनी खां का मत लिखो। बदायूनी खां के मत में मैं मेवाड़ी सरदारों के रक्त से मैं मेवाड़ी सरदारों के रक्त से अपनी दाढ़ी को खून से रंगना चाहता हूं।
अपनी दाढ़ी को रंगना चाहता हूं, सीधा लिख दो। ये मत था, बोलो किसका? बदायूनी खां का। लिख लिया? ओले, लिख लिया? ओके, अब लास्ट पॉइंट कौन सा बचा है? हाँ अभी तो है ना अब्बुल फजल का। लिखो अब्बुल फजल। अब्बुल फजल के आगे बराबर करके लिखो खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध कहा। उसको खड़ा कर, तेरे पास वाले को। छोटे खड़ा हो, खड़ा हो छोटे। क्या नाम है? गोपी। क्या बात है यार, इस छोटे को देखता हूं, तू क्यों आया इधर? इतनी छोटी सी उम्र में तू आरएस की तैयारी कर रहा है? पागल है? अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है। कितने साल का है? 18 का हो गया? इतना जल्दी कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। अरे ये भी तो सोचो, स्टूडेंट बहुत अच्छी रहा है इस उम्र के अंदर। अगर 18 की उम्र में ये तैयारी करने लगा है और जब तक क्वालिफाइड होगा तब तक एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया निर्णय। कहां से है तू? बीकानेर में? लूणकरण सर, लूणकरण ने ही झील बनाई थी। लूणकरण सर झील है? झील है, रियल में है। वहां का नमक खाने के योग्य है। याद रखना, सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक जो होता है वो लूणकरण सर का ही होता है। उसमें शायद NaCl की मात्रा 98% है, ध्यान रखना। और लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। वहां पर क्या होती है? तुला। पापा क्या करते? खेती। बहुत बढ़िया, बैठो, बढ़िया पढ़ाई करनी है, ठीक है, बैठो। गोपी हुआ, और तो छोटे तो है ही नहीं, पिछले तो दुष्ट आत्माएं है, इनका बुढ़ापा स्टार्ट हो चुका है। हाँ बहुत बढ़िया गोपी, पढ़ाई करना है ना। लिखो आगे। क्या लिखा आपने? खमनोर का युद्ध बोल दिया। आगे बढ़ो, लिखो। अच्छा तू भी छोटा है, मर जाएगा दुष्टी। लिखो जल्दी से, लिखो कर्नल जेम्स टॉड। सर हम तो 27 के हो गए, होश थोड़ा लेट आया, बहुत दुख होता है पर क्या करें। कोई बात नहीं। अभी प्रताप जी ने एक बात कही थी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर भूला बार बार घर भूल जाए तो उसकी गुद्दी पकड़कर दे धमाधम ठोको। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, छोरों को बोलता हूं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, पर कुंजी को इतनी भी नहीं रगड़े कि ताला ही फेल हो जाए, ताला फ्री हो जाए। समझ में आया ना? तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे एक बार भूला नहीं कहते, पर वो भूला हर बार घर भूल जाए तो उसे तो भोलेनाथ ही कहते हैं। समझ में आया ना? भगवान शिव का नाम भोलेनाथ क्यों था? क्योंकि वो जब भी कभी किसी के दुख सुनते थे तो उनकी भावनाओं में बह जाते थे और कह देते थे तथास्तु। याद है? कहा था किसको? हरित ऋषि को, और हर बार संभालना पड़ता था पार्वती जी को। कहा आपने तो कह दिया तथास्तु। अगर वो अमर हो गया तो आप में और उसमें अंतर क्या? समझ में आया ना? तो हमारे भगवान शिव को इस वजह से भोलेनाथ भी कहा करते हैं। और भोलेनाथ जी के साथ हर समय रहती थी कौन? तभी शिव ने जिद किया था गुफा के अंदर जाने को, तब गणेश ने रोका था। नो, हाँ तब शिव जी ने कहा था हम बोले भंडारी है, कहीं चूक हो गई कर गई तो फिर हमें पछताना पड़ेगा, वरना हमें जाने दो। शिव जी को कहना है हमारी माता ने हमें बोला है तो आप बाहर इंतजार करो।
समझ में आया ना? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से स्टूडेंट। कर्नल जेम्स, हाँ तो लिखो ना आगे। मेवाड़ की थर्मोपोली, क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली। और लिखो गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध। पहले लिखो कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपोली, लिख दिया। अब लिखो आगे गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के आगे बराबर करके लिखो अनिर्णायक युद्ध का। यानी गोपीनाथ ने कहा ना तो प्रताप जीते ना मान सिंह यानी अकबर की सेना की विजय हुई, ये युद्ध था तो सिर्फ एक अनिर्णायक युद्ध था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? तो ये देखिए यहां पर सभी विद्वानों के क्या आ गए? मत। अब हाथियों के बीच में युद्ध होने के कारण इसको क्या कहा गया? तो सिर्फ ऐसे ही इसके नीचे लिख दो हाथियों का युद्ध। और बनास नदी के मुहाने होने के कारण इसको बनास का युद्ध भी कहा गया। तो दो युद्धों के नाम लिखो, आगे सीधा लिख दो हाथियों का युद्ध कहा गया, हाथियों का युद्ध कहा गया, तथा बनास नदी के आसपास होने के कारण, बनास नदी के आसपास होने के कारण इसे बनास का युद्ध कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गए मत स्टूडेंट आपके किसके? अब 3 लाइनें छोड़नी है आपको। कितनी? हाँ 3 लाइनें। क्यों छुड़ाई? सुनो, 4 छोड़नी है। हेडिंग डालना है सैन्य दल। क्या डालना है? सुन लो पहले। प्रताप के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? प्रताप के मध्य भाग का नेतृत्व किसने किया? और प्रताप के चंदावल भाग का नेतृत्व, और उसी के ऑपोजिट सामने ही मान सिंह के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह के मध्य भाग का नेतृत्व किसने किया? और मान सिंह के चंदावल भाग का नेतृत्व ये लेकर आओगे होमवर्क के रूप में। 4 लाइनें छोड़ो। छोड़ दी? अब हेडिंग डालो शाहबाज खां का मेवाड़ अभियान। 1 मिनट रुको, रुक जाओ। हेडिंग नहीं डाला ना? सुनो, हल्दी घाटी तो बता दिया। अब हल्दी घाटी के बाद प्रताप क्या करेंगे? स्टूडेंट, हल्दी घाटी युद्ध के बाद सबसे पहले प्रताप के जो सैनिक घायल हो गए थे उन घायल सैनिकों का इलाज कराया एक गांव में। उस गांव का नाम था कोलियारी। कौन सी यारी? बोलो। कोलियारी गांव जो है उदयपुर के अंदर है। इस कोलियारी गांव में अपने सैनिकों को लेकर आए और हल्दी घाटी युद्ध में घायल सैनिकों का यहाँ पर क्या कराया? इलाज। अब उसके बाद महाराणा प्रताप ने वही मेवाड़ के अंदर कोई कमलनाथ पर्वत था। कौन सा? स्थानीय क्षेत्र में नाम दे रखा होगा। कौन सा पर्वत? कमलनाथ पर्वत। कमलनाथ पहाड़ी पर गए और कमलनाथ पहाड़ी पर बना हुआ था कोई छोटा मोटा गढ़ जिसका नाम था आवरगढ़। क्या नाम था? तो प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना अनिश्चित कुछ समय जो बिताया वो कौन से गढ़ में बिताया? जो कौन से पर्वत पर था? बोलो, समझ में आया क्या? और महाराणा प्रताप का तुम्हें अगर पूछ ले शास्त्रागार कहाँ था, अस्त्र शस्त्र कहाँ पर पड़े रहते थे, कोई बताएगा? कुंभलगढ़ में। और कोई? एनीबडी? अब ये पिछले वाले भी नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने वहां पे बताया ही नहीं है। अब उत्तर जो देगा जिसमें है दम वही है बाजीराव। तो देखते हैं कितने सिंगम और कितनी सिंगमणियां है। बताओ। इधर से किसी ने उत्तर बोला है। बहुत बढ़िया, मायरा की गुफा।
मायरा नामक एक गुफा थी, उस मायरा की गुफा में प्रताप का क्या पड़ा रहता था? शस्त्रागार, यानी हथियार वगैरह, बंदूकें वगैरह सब रहा करती थी। समझ में आया नहीं आया? लिखो मरो। सर थर्मोपोली क्या है? याद रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री तब वहां पर तुम्हारे सामने एक युद्ध आएगा, थर्मोपोली। कौन सा पोली? तो उस थर्मोपोली जैसा का जैसा युद्ध लगा कर्नल जेम्स टोड को, कौन सा? हल्दी घाटी का। इसलिए इन्होंने नाम दे दिया मेवाड़ की थर्मोपोली। लिखो जल्दी से आगे। भाई सेल गया क्या इसका? कैसे ही आवाज अटक रही है? लिखो आगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के घायल सैनिकों का इलाज, हल्दी घाटी युद्ध के घायल सैनिकों का इलाज, घायल घायल सैनिकों का इलाज कौन से गांव में करवाया? कोलियारी गांव में करवाया। कौन सी यारी? कोलियारी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, लिखो अगले पॉइंट में, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने अपना अनिश्चित समय, प्रताप ने अपना अनिश्चित समय, अनिश्चित समय आवरगढ़ पहाड़ी पर स्थित, कौन सी? सॉरी, हाँ, कमलनाथ पहाड़ी पर स्थित आवरगढ़ दुर्ग में बिताया। आवरगढ़ दुर्ग में बिताया। लिख लिया? अब लिख दो मायरा गुफा। मायरा, मायरा, हाँ मायरा खान नाम होता ना, मायरा। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं, मायरा। पता नहीं किसका मायरा भरेंगे। लिखो मायरा, लिखो प्रताप का शास्त्रागार, प्रताप का शास्त्रागार। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट और लिखो जल्दी से। प्रताप का शास्त्रागार हो गया, आगे लिखो जल्दी से अब। हाँ, और सुनो, अब पहले यहां पर मैं बता देता हूं स्टूडेंट, आप में से मुझे कोई बताएगा कि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप या महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता भी की थी किसी ने? हाँ, उस पहले सुन लो अच्छे से, हाथ ऐसे से मत करो। वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का था, उसके साथ कौन था, मुलाकात कहाँ की प्रताप से, पूरी बातें बतानी है। कि सर ये थोड़ी होता है, आपने एक पूछा था, एक में पूरा लपेट लिया। सही है, सही है कि नहीं? जानकारी उससे रिलेटेड पूरी होनी चाहिए। कौन था बोलो? हाँ, भामाशाह कहाँ के थे बोलो? जन्म कहाँ हुआ? पाली में ही हुआ है ना? जूते पड़ेंगे तुम्हारे। इनका जन्म रणथंबोर में हुआ, रहते कहां थे बोलो मरो? पाली में। और इन्होंने ही चूलिया ग्राम के अंदर उपस्थित होकर महाराणा प्रताप के विकट समय के दौरान इन्हें खजाना दिया, और साथ में था ताराचंद। बोलो कौन था? हाँ, ताराचंद और भामाशाह ने चूलिया गांव में उपस्थित हुए और प्रताप को क्या दिया था?
खजाना दिया था और उसी खजाने से प्रताप ने अपनी सैन्य दल को, सेना को वापस संगठित किया। तो बताओ, महाराणा प्रताप ने भामाशाह को कहा कि हम ये आपका उपकार और ये मेवाड़ रियासत कभी भी भूलेगी नहीं, पर आपके विकट समय में इस खजाने को देना आपकी आर्थिक प्रबंधन को दर्शाता है, इसलिए हम आपको वंशानुगत रूप से हमारा दीवान घोषित करते हैं। क्या दीवान का मतलब समझे? जस्ट लाइक प्रधानमंत्री। तो आप मुझे बताओगे इसके पहले प्रताप का दीवान कौन था जिसे हटाकर वंशानुगत रूप से बनाया था भामाशाह को? सर मैं एक्स सर्विसमैन हूं और ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से आर्मी से आउट हुआ हूं, तो क्या मैं आरएस की एग्जाम दे सकता हूं? क्या बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? रामा साहनी। पूरा नाम बता। ये तो मैंने इतना ही लिखा है। रामा साहनी का पूरा नाम क्या था? सर ये थोड़ी बात होती है, आपने वहां पे नहीं लिखा है, या क्यों पूछ रहे हो? या तो वहां पे भी लिखा हो या फिर यहाँ पूछो मत। यही तो बात है, हर समय कुछ न कुछ नया सीखना होता है। समझ में आया ना? तो सबसे पहले सुनो, बताया किसको? रामा साहनी जगन्नाथ को। और फिर बनाया किसको? बोलो बोलो। वो भी कौन से रूप से? वंशानुगत। और बाद में हल्दी घाटी युद्ध के दौरान भी और बाद में प्रताप का एक बार मनोबल टूट गया था, क्योंकि प्रताप के पास इतने सैनिक नहीं थे। तब मेरपुर का आया पुंजा भील, और मेरपुर के पुंजा भील ने कहा कि जब तक मेरपुर का पुंजा और भील हम सब साथ है, तब तक राणा की सेना में सैनिकों की संख्या कम नहीं होगी। तब प्रताप ने कहा पुंजा भील को, सुन लेना कान खोल के, कहा कि कौन कहता है पुंजा जी कि आप भील हो? आप हमारे कुल के भाई हो, जो हर विकट समय में आप हमारे साथ खड़े हो। आप हमारे कुल के हो और हम आपको भाई कहते हैं, और भाई होने के नाते तुम्हें हम राणा की उपाधि देते हैं। पुंजा भील था, पर उन्हें उपाधि मिली किसकी? और राणा वही लगा सकता है जो इनके कुल का होता है। तो याद रखना, इसी भीलू पुंजा को बाद में राणा पुंजा कहा गया। क्या कहा गया? बोलो। इस बात को याद रखे। प्लस ये भी कहा कि भीलों का ये त्याग और बलिदान हमेशा के लिए मेवाड़ रियासत याद करेगा। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राणा का चित्रांकन होगा तो दूसरी तरफ भील सरदार का। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वापस उपकार थे किसके? राणा के। तो आप भी ध्यान रखिएगा, आपके विकट समय में जो आपके साथ खड़ा रहता है तो तुम उसके एहसानबद्ध हो। ऐसी धरोहर को, ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर, सजो कर रखना, क्योंकि वो अगर चला गया तो विकट समय में तुम्हें सबसे पहले याद भी उसी की आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखे इस बात को। लिखो जल्दी से, हल्दी घाटी, या फिर सीधा लिखो भामाशाह व ताराचंद ने। लिखो भामाशाह व ताराचंद ने भामाशाह व कौन से चंद ने? ताराचंद ने चूलिया नामक ग्राम में, चूलिया नामक ग्राम में, चूलिया नामक ग्राम में प्रताप की आर्थिक सहायता की। प्रताप की
क्या बात है रोहित, आप दिल्ली में थे? सर आप प्रगति मैदान में आए थे, मेरी ड्यूटी गेट नंबर 7 पर थी, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं रोहित, आया था भाई, मुझे भी पता नहीं था कि मेरा एक कोई योद्धा वहां पर तैनात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लिखो जल्दी से स्टूडेंट। अब बताओ, प्रताप ने हटाया अपने पहले दीवान किसको? रामा साहनी को, और बनाया वंशानुगत रूप से दीवान किसको? तो लिखो, महाराणा प्रताप ने रामा साहनी, रामा साहनी कोष्टक में लिख लेना, कौन सा नाथ? हाँ, रामा साहनी जगन्नाथ, रामा साहनी जगन्नाथ। क्या लिखा, वापस बोलना लैंग्वेज। जगन्नाथ को दीवान के पद से हटाकर, दीवान के पद से हटाकर, दीवान के पद से हटाकर क्या किया रे? बिल्कुल, भामाशाह को वंशानुगत दीवान बनाया। वंशानुगत क्या बनाया? दीवान बनाया। लिख लो, अगले पॉइंट में लिखो, प्रताप ने राणा पुंजा भील को, प्रताप ने पुंजा भील को बताओ किसकी उपाधि दी? बिल्कुल, राणा की उपाधि प्रदान की, राणा की उपाधि प्रदान की। लिख लिया ना? ये मतलब जितने कितने भी हल्दी घाटी के बाद के जो फैक्ट पॉइंट थे हमने एक ही जगह पर लिख लिए, क्योंकि बाद में अगर अभियान पढ़ने जो लग जाते तो फिर लास्ट में जाकर सीधा प्रताप का वही अंतिम समय और ये पॉइंट छूट जाते। समझ में आया ना? अब हेडिंग डालो, शाहबाज खां का मेवाड़ अभियान। कौन सा बाज? शाहबाज खां का मेवाड़ अभियान। शाहबाज खां का मेवाड़ अभियान लिख लिया स्टूडेंट। शाहबाज खां जो था ना, इसने 1576 में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। देखो, 1576 जो सन था, अकबर सिर्फ प्रताप के पीछे ही नहीं पड़ा हुआ था, दो प्रताप के पीछे पड़ा हुआ था। एक तो प्रताप और एक मारवाड़ का प्रताप, राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन के विरुद्ध 1576 में भेजा शाहबाज खां को, और 1576 में प्रताप के विरुद्ध भेजा, बोलो, मान सिंह को। मान सिंह के भी परिणाम पहुंचे, शाहबाज खां के भी परिणाम पहुंचे। तो शाहबाज खां ने कहा कि चंद्रसेन की जो लगभग 6 वर्षों से राजधानी थी, हम उस सिवाना को फतेह करके आए हैं। और इधर मान सिंह के जो परिणाम थे, अकबर को लगा था कि सही नहीं है, पर जब अकबर गया था ना खुद प्रताप के विरुद्ध और वो रात निकालता था, तब अकबर ने वापस आकर मान सिंह को बुलाया और गले लगाया, कहा कि तुमने कम से कम अपनी वीरता तो दिखाई है, रण क्षेत्र में लड़े तो है, इनकी डोडिया वापस चालू कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखे इस बात को। तो शाहबाज खां को सफलता मिली। तब अकबर ने कहा, शाहबाज खां, जिस तरह तुमने सिवाना को फतेह किया है, उसी प्रकार अब हम तुम्हें भेज रहे हैं कौन से वाड़? मेवाड़। मेवाड़ को तुम अब क्या करके आओगे? फतेह। क्या करके आओगे? फतेह करके आओगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। अब जो मेवाड़ अभियान पर आएगा, वो आएगा कौन? बोलो। तो पढ़ते हैं परसों, पहले सुन लो। नोटिफिकेशन पता है तुम्हें? कितने बजे? कब? कौन से चैनल पर? बोलो, आओगे ना?
कल कोई भी नेट नहीं उड़ाएगा, क्योंकि कल क्लास चलेगी कितने। अरे ये वाईफाई तो है, सबको पता है, पर ये दुष्टी जो होते हैं ना, बहाना बनाकर ये निकल जाते कि सर माँ के तो नेट खत्म होगा, इसलिए पहले ही बोल रहा। आओगे ना? हाँ, वेट करूंगा, वरना टूपा दे दूंगा वहां लाइव से। ऑनलाइन वालों आओगे? इनको नोटिफिकेशन मिल गया आपको? हाँ, ध्यान रखें इस बात को। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। भीष्म पितामह बताऊंगा कल पूरी लाइव क्लास में, जब मेरा मन होगा तब। देखना ना भूले कल का 6 घंटों का महा। अब जो पूरी 6 घंटे क्लास लेगा उसको पता, वरना मौज करो। टाटा बाय बाय, गया, खत्म, है ना? ये सबसे बढ़िया बहाना है। आओगे ना? मिलते हैं कल शाम को 6 बजे।